नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज उन तमाम लोगों का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है जो अपने बोलने की आजादी के चलते हर किसी को अपमानित करते फिरते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर हिंदुस्तान के वो तमाम बड़े नाम जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आजाद है। सबसे पहले बात कंगना रनौत की स्क्रिप्टेड उस इतिहास की समीक्षा की जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चोट की गई। गांधी जी को सत्ता का भूखा और चालाक बताया गया। भगत सिंह की फांसी पर गांधी जी की सहमति की मुहर लगाई गई। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक दूसरे का विरोधी बताया गया। कंगना को जिस दिन पद्मश्री से नवाजा गया उसी दिन से उन्होंने इतिहास पर लेक्चर की एक सीरीज शुरू कर दी। इससे पहले वो देश की आजादी को भीख भी बता चुकी हैं। कंगना का ये इतिहास भारत की आन बान शान पर हमला है, ठीक उसी तरह जैसे वीरदास ने किया। महात्मा गांधी जैसे उन नायकों का अपमान है जिन्हें पूरी दुनिया याद करती है, उनके नाम के आगे शीश नवाती है, सर झुकाती है। वो भारत की पहचान है, वो अहिंसा की पहचान है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक में पहले हम कंगना के हर बयान के सच को आपके सामने सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर परखेंगे। ऐतिहासिक फैक्ट के आधार पर आज परखना जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कंगना रनौत के ये बोल महज 2 साल पुराने हैं। गांधी जी के 150वें जन्मदिवस पर भारत सरकार की ओर से जारी इस फिल्म में कंगना ने सिर्फ 2 वाक्यों में पूरा गांधी सार बता दिया था। कंगना के ये बोल भले ही डायरेक्टर के दिए डायलॉग्स हों, लेकिन फिल्म इस बात का सबूत है कि कंगना गांधी जी की जिंदगी से जुड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। इसके बावजूद अब अगर वो राष्ट्रपिता को लेकर गलत बयानी कर रही है तो इसे कंगना का व्हाट्सएप ज्ञान ही माना जा सकता है। आजादी को भीख बताने की सीरीज में अब कंगना ने महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक तक कह दिया है। जो लोग आजादी के लिए लड़े उसे उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, क्योंकि उनमें ना तो हिम्मत थी ना ही खून में उबाल। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। कंगना के व्हाट्सएप ज्ञान की गंगा यही नहीं रुकी। इसके आगे उन्होंने अहिंसा पर गांधी जी के मशहूर गाल पर थप्पड़ वाले सिद्धांत को भी नहीं बख्शा और भीख में आजादी मिलने के अपने पुराने बयान का बचाव किया। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। कंगना का ये बयान दुनिया की उस शख्सियत के लिए दिया गया है जिसके आगे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सिर झुकाती है। गांधी की हत्या के 7 दशक बाद भी भारत आने वाला दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष गांधी दर्शन के लिए राजघाट जाना नहीं भूलता। गांधी की शख्सियत की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से लड़ाई लड़ी उनकी संसद के सामने आज महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। महात्मा गांधी पर ये विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जिनके सत्ता में आने के दिन को कंगना देश की आजादी का दिन बताती है। लेकिन कंगना ने शायद महात्मा गांधी को लेकर पीएम मोदी के विचारों को भी ध्यान से नहीं सुना। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। अपने हकों के लिए लड़ना, सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया। कंगना ने बापू के अहिंसा के सिद्धांतों का ही मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने महात्मा गांधी पर कई इल्जाम भी थोप दिए जिसका ना इतिहास से कोई वास्ता है ना तथ्यों से। कंगना ने महात्मा गांधी पर अगला हमला भगत सिंह को लेकर बोला। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा कि गांधी जी ये चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। गांधी ने भगत सिंह और नेताजी को कोई भी सपोर्ट नहीं किया। इसके कई सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। लोगों को अपना इतिहास और अपने नायकों का पता होना चाहिए। पद्मश्री कंगना का व्हाट्सएप ज्ञान भले ही कुछ कहे, लेकिन कुलदीप नैयर की किताब द मार्टर भगत सिंह
एक्सपेरिमेंट इन रेवोल्यूशन में ये सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है कि गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई से ये कहा था कि मैंने अपनी ओर से हर संभव जोर डालने की कोशिश की। मैंने वॉइस रॉय को एक निजी पत्र भेजा जिसमें मैंने अपने हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह उड़ेल दिया, मगर ये सब बेकार गया। इंसानी दिमाग की पूरी भावना और संवेदना के साथ जो कुछ किया जा सकता था किया गया। इस बात की तस्दीक इतिहास करता है जिसमें भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए महात्मा गांधी के प्रयास दर्ज हैं। 18 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी पर लॉर्ड इरविन से बात की थी। तब इरविन ने फांसी रोकने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये वादा जरूर किया था कि वो फांसी टालने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। फिर 21 मार्च को फिर से गांधी जी लॉर्ड इरविन से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में भी वो भगत सिंह की फांसी रोकने की मांग करते हैं। अगले दिन 22 मार्च को फिर गांधी जी इरविन से मुलाकात करने पहुंचते हैं। तब इरविन ने फांसी रोकने पर विचार करने का वादा उनसे किया। भगत सिंह की फांसी के दिन भी गांधी जी ने इरविन को फांसी रोकने के लिए चिट्ठी लिखी थी। ये भी सच है कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। फांसी के 3 दिन हुए कराची अधिवेशन में जब हंगामा हुआ तो गांधी जी ने एक बयान जारी किया और उन्होंने क्या कहा सुनिए। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई, वो अमर शहीद हो गए। मैं उनकी याद को नमन करता हूं, लेकिन मैं नव युवकों को चेतावनी देता हूं कि उनके रास्ते का अनुसरण ना करें। पद्मश्री कंगना ने भगत सिंह के साथ साथ गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते पर भी अपना व्हाट्सएप ज्ञान दिया है। देखिए। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों को लेकर कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक न्यूज क्लिप लगाई और लिखा कि या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस के समर्थक। तय करें और चुनें। कंगना अपने इतिहास ज्ञान से जिस गांधी और सुभाष का बंटवारा कर रही हैं, उनके खुद के रिश्ते कैसे थे, ये आप सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस की जुबानी सुनिए। It's not fair. It's also not fair in terms of what developed later on. I mean, Netaji always had great respect for Mahatma Gandhi. Netaji called Mahatma Gandhi the father of our nation. Gandhi called Netaji the patriot of patriots. देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के रास्ते भले ही अलग रहे हों, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान था, ये कई दस्तावेजों से जाहिर है। नेताजी पर गांधी का बयान, नेताजी मेरे बेटे की तरह हैं। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी की कई मौकों पर तारीफ की, वो भी तब जब उनके रास्ते अलग हो चुके थे। गांधी और नेताजी सुभाष बोस के एक दूसरे के साथ राजनीति को लेकर तो मतभेद थे ही, चाहे विश्व युद्ध में किसका समर्थन करना है इसको लेकर था। सुभाष बोस ने जब बर्लिन से रेडियो पर अपनी पहली अपील दी है तो उन्होंने फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता का शब्द गांधी को सुभाष बोस नहीं दिया था। तो सुभाष बोस को लगता था अंदर से और बाहर से जब दोनों से दबाव पड़ेगा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद चरमरा जाएगा। नेताजी और गांधी जी के रिश्तों से जुड़े कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो शायद कंगना को नहीं पता होंगे और इसीलिए उन्होंने इस विवाद को जन्म दिया है। लेकिन सच क्या है, अब उस पर भी गौर फरमाइए। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को पहली बार बापू कहा और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी नेताजी ने ही दी थी। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो के एक संदेश में नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने भी नेताजी को सबसे बड़ा देशभक्त बताया था, देशभक्तों का भी देशभक्त उन्हें कहा था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन जैसे हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुए। सभी ने एक ही मकसद के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अगर कंगना जैसे लोग आज़ादी के नायकों को बांटने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे नायकों, उनके बलिदान और आज़ादी के आंदोलन का अपमान है। ये सच है। कंगना ने हिंदुस्तान में आज़ादी के नायकों पर गलत बयानी की। उधर अमेरिका में भारत के कॉमेडियन वीरदास
अपनी कविता से देश की पहचान पर दाग लगाते हैं। देश का नमक खाकर वीरदास कैसे भारत की इज्जत उछालने की कोशिश करते हैं, आप पहले ये सुन लीजिए। वीरदास के इस वीडियो के बारे में हंगामा मचा तो फौरन सफाई भी आई। वीरदास की तरफ से कहा गया कि वो तो भारत से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें तो भारत पर गर्व है, इसी गर्व को लेकर वो दुनिया में जाते हैं। तो फिर ये कविता क्यों? वीरदास कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है। अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन इसमें यह भी निहित है कि क्या कहना है और कितना कहना है। ये आपको खुद निर्धारित करना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचा सकता है सिर्फ आपके मतलब के लिए। वीरदास जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जब देश के खिलाफ ऐसी बातें कहते हैं तो फिर वो सीधे सीधे देश की बेइज्जती होती है और कुछ भी नहीं। एक इतिहास वो है जिससे जुड़ी जानकारी हमने अभी आपके सामने रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस बार इतिहास रचने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तीनों इस बार फुल एक्शन में हैं। हमने आपको पहले प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें दिखाने का फैसला किया है जो आज चित्रकूट में थी। ये वही चित्रकूट है जहां भगवान राम ने 11 साल तक वनवास काटा था। आज प्रियंका गांधी ने उसी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना मंच सजाया। चित्रकूट में प्रियंका की तस्वीरों के साथ आज हम आपके सामने यूपी में प्रियंका की उस रणनीति का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें उनके अगले 100 दिन का एक्शन प्लान आपको दिखने लगेगा। मंद मंद बहती मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान राम के वनवास की साक्षी चित्रकूट नगरी की तस्वीर आज कुछ बदली सी थी। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए चित्रकूट धाम में आज प्रियंका गांधी मंदाकिनी नदी पर नाव की सवारी कर रही थी और उस रामघाट की तरफ बढ़ रही थी जहां उनके इंतजार में हजारों महिलाएं मौजूद थीं। प्रियंका यहां पहुंची तो पहले तो उस मंच जैसी जगह पर बैठी जहां उनके लिए कुर्सियां लगाई गई थीं, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी कुर्सी से उठी और उन महिलाओं के बीच जाकर बैठ गईं जो उन्हें सुनने के लिए वहां आई थीं। प्रियंका का यही अंदाज आजकल महिलाओं को खूब भाता है और प्रियंका भी ये बात समझती हैं। इसीलिए वो चित्रकूट के मंच पर भी खड़ी हुई तो पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता से महिलाओं में जोश भरने की कोशिश की। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं। प्रियंका गांधी आजकल यूपी के चुनाव में सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हैं। उनका चुनावी नारा भी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की हूं। लेकिन चित्रकूट में जब वो महिलाओं के हक की बात कर रही थी तो उनसे हंसी मजाक भी किया। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें, वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए। इससे पहले प्रियंका गांधी कामदगिरी के प्रथम मुखारविंद मंदिर में भी गईं और वहां पूजा अर्चना की। मंदिर से निकली तो प्रियंका गांधी कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए बढ़ी, जो 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा होती है। कामदगिरी चित्रकूट धाम का वो पर्वत है जिसके बारे में कहते हैं कि ये भगवान राम के आशीर्वाद से बना था। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान करीब 11 वर्ष चित्रकूट में गुजारे थे। यहाँ उन्होंने कामदगिरी पर्वत को आशीर्वाद दिया था कि जो आपकी परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कामतानाथ जी का पूजन किया है और हम लोगों से चर्चा की है और कामतानाथ जी के बारे में बताया, वहाँ के चित्रकूट के बारे में बताया। उनको अच्छा लगा तो परिक्रमा भी गई है कामतानाथ जी करने।
और यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, भगवान से प्रार्थना। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इस बार हर दांव खेल लेना चाहती हैं। वो कभी मंदिरों में दर्शन करने पहुंचती हैं, तो कभी महिलाओं के बीच जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाती हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी, जब प्रियंका लखीमपुर जाने के लिए पुलिस वालों से उलझी हुई थी, तो वहां पर भी उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। आज एक बार फिर प्रियंका ने चित्रकूट में पहले लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाई, फिर सेल्फी लेने आई महिलाओं को भी निराश नहीं किया। सब काम पूरा हो जाएगा। चित्रकूट में महिलाओं से संवाद कार्यक्रम तो अभी प्रियंका के प्लान यूपी की शुरुआत है। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अगले 100 दिनों की मेगा तैयारी की है। चित्रकूट की ही तरह कांग्रेस आने वाले दिनों में 100 टाउन हॉल यानी संवाद सभाएं करेगी। यूपी की 4 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत महाजनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कांग्रेस ने 7,500 महिला कार्यकर्ताओं की लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण आखिरी दौर में है। इस अभियान पर 150 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। यूपी में महिला वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस का पूरा एक्शन प्लान एबीपी न्यूज के पास है। कांग्रेस के इस प्लान के तहत पूरे यूपी में 2-2 लोगों की 4,000 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम रोजाना कम से कम 50 महिलाओं से संपर्क करेगी, यानी रोजाना करीब 2 लाख महिलाओं से संपर्क किया जाएगा। कांग्रेस यूपी की 403 सीटों में से 100 सीटों पर खास तौर से फोकस कर रही है। इन 100 सीटों पर संपर्क अभियान सघन तरीके से चलाया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें प्रियंका ने चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट, लड़कियों को स्कूटी, 3 मुफ्त LPG सिलेंडर जैसे कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने 1 करोड़ पिंक सिलिकॉन बैंड तैयार किए हैं, जो महिला वोटरों को पहनाया जाएगा। पिंक बैंड पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लिखा है। यूपी में फिलहाल करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं। बीते विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4% ज्यादा वोट डाले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 1% ज्यादा वोट किया था। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक मतदान करने वाली महिला वोटरों में करीब 60% की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है। इसी 60% युवा महिला वोटर्स पर कांग्रेस की खास नजर है। बीते 30 सालों से यूपी की सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा में कांग्रेस पार्टी फेल होती रही है। फिलहाल यूपी में कांग्रेस के पास किसी भी जाति का बेस वोट नहीं है। ऐसे में महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी की छवि को भुनाने के लिए चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कांग्रेस को लगता है कि अगर यूपी में महिला कार्ड चला तो उसके नंबरों में सुधार हो सकता है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, यूपी में इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए सिर्फ प्रियंका ही मैदान में नहीं है, अखिलेश यादव भी योगी को मजबूती के साथ चुनौती दे रहे हैं। कल यूपी में पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज अखिलेश उसी एक्सप्रेसवे को अपना बताने के लिए अपनी विजय यात्रा को लेकर निकले और कहा कि यूपी की खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की एक तस्वीर देख लें। कैफी आजमी के इन शब्दों में उनकी वो छटपटाहट नजर आती है, जिसकी चाहत यही रही होगी कि उनके अपने शहर का कोई शख्स कम से कम बेकार ना हो। उनके इन शब्दों में उस तालीम, तादीब और तरबियत का अक्स है जिसकी नुमाइश इन चलती फिरती उंगलियों में दिखती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की ये महिलाएं कहने को तो चिकनकारी का हुनर दिखा रही हैं, लेकिन असल में ये पूर्वांचल के उन हजारों परिवारों की तकदीर बुन रही हैं जिनकी जिंदगी आज भी तरक्की से कोसों दूर है। और इसीलिए तजुर्बे से तरक्की को जोड़ने की यहाँ जो कोशिश चल रही है, उस खूबसूरत काम में इन महिलाओं की रहनुमा कैफी आजमी की बेटी और अदाकारी की दुनिया का वो बड़ा नाम है जिन्हें हम शबाना आजमी कहते हैं। आजमगढ़ आप चाहती तो आराम से अपनी ज़िंदगी मुंबई में बिता सकती थी, लेकिन आजमगढ़ आपका आना जाना होता रहता है। इस शहर को कितना बदलते हुए देखा है और लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हुआ है और उसमें आजमगढ़ जो है, जो शहर है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की
अभी ज़रूरत है, तंग सड़कें हैं, वहाँ जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ उंगली उठाकर कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए, हमको तो ये करना चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं, तो आपने क्या कदम उठाया, आपने अपने स्तर पर क्या किया। आमतौर पर लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत तैयार होते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आपने इसके लिए एक कदम उठाया। तो मुझे मेरे पिताजी ने ये सिखाया था कि खुद हो के जो भी कर सकते हो वो करो। आज आजमगढ़ में कैफे आजमी का वो सपना साकार हो रहा है जिसे लोग मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ये उसी आजमगढ़ का वही मिजवा गांव है जहां कैफे आजमी की पैदाइश हुई थी और जिसे संवारने में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कई साल बिता दिए। इससे मिजवा गांव की तस्वीर तो काफी कुछ बदली है, लेकिन आजमगढ़ के बाकी इलाकों की तस्वीरें कहती है कि यहाँ भी काफी कुछ होना बाकी है। आर्थिक तरक्की के नजरिए से देखे तो आजमगढ़ का नाम अभी भी यूपी के गरीब जिलों में आता है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय सालाना 42,249 रुपए है, यानी यहाँ एक आदमी एक महीने में औसतन 3,520 रुपए के आसपास कमाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन 9 जिलों से गुजरता है उनमें लखनऊ को छोड़कर बाकी जिलों की तस्वीर इससे कुछ खास अलग नहीं है और आजमगढ़ भी उन्हीं 9 जिलों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लोगों की तकदीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल तो इस एक्सप्रेसवे पर सियासत ही नजर आ रही है। ये तस्वीरें अखिलेश यादव की विजय यात्रा की हैं, जो वैसे तो उसी आजमगढ़ से सांसद हैं, जिसकी तस्वीर आपने कुछ देर पहले देखी। लेकिन फिलहाल अखिलेश का फोकस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है, जिसे अपनी सरकार का काम बताने के लिए वो लाव लश्कर लेकर गाजीपुर पहुंचे। अखिलेश के स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी के हजारों कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद थे। एक्सप्रेस वे से होते हुए गुजर रही है समाजवादी पार्टी की जो बस। प्रचार के लिए अखिलेश निकले हैं और देखिए लोगों से जो मोहब्बत मिल रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। कल उद्घाटन किया गया और आज अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। सर, ये भीड़ खूब दिख रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस के जिस रास्ते पर हमें वो लखनऊ जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस इस बार किसको लखनऊ लेकर जाएगा, क्या लग रहा है आपको? मोहब्बत तो आपको खूब सड़कों पे दिख रही है, पर सरकार तो अपने विकास की बातें भी कर रही है। समाजवादी पार्टी का उस समय का विजन है ये, जो पूर्वांचल को ये एक्सप्रेसवे मिला है। इसी एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की गरीबी दूर होनी है। इसी एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के किसान, यहाँ के शहर, यहाँ के गांव जुड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना तय है। सर, आप इस गाजीपुर बॉर्डर से उस गाजीपुर बॉर्डर तक का जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताइए सर कि आखिर ये एक्सप्रेसवे को लेकर इतनी रंज किस बात को लेकर? मतलब कल उद्घाटन किया सरकार अपनी तरफ से। समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का विजन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको डिनाई नहीं कर सकते कि समाजवादियों की देन है। अगर ये उनका था तो मुझे ये बताएं देश में कहाँ उन्होंने बनाया है? क्या गुजरात में बनाया, क्या महाराष्ट्र में बनाया, क्या किसी और प्रदेश में बनाया हो? जब किसी प्रदेश में नहीं बना है और समाजवादी पार्टी के बनाए हुए का श्रेय ले रहे हैं लोग। अखिलेश अभी एबीपी न्यूज से बात कर ही रहे थे कि गाजीपुर में उन्हें किसी स्थानीय नेता ने गदा भेंट किया। अखिलेश उस गदा के साथ अपने स्पेशल रथ की लिफ्ट पर सवार हुए और ऊपर जाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लेकर आगे आने वाले तमाम जिलों में अखिलेश के समर्थन में कुछ ऐसा ही हुजूम देखने को भी मिला। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि यूपी के रण में अखिलेश इस बार मजबूती से सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी उम्मीद जताई है कि 21 नवंबर के बाद दिल्ली में प्रदूषण कुछ कम हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी कुछ नए फैसले किए हैं। अगर आप दिल्ली वाली हैं
दिल्ली वासी हैं तो आपको ये नोट करना चाहिए। दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 21 नवंबर तक दिल्ली के सरकारी विभागों में 100% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेगा। दिल्ली के स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाहर से आने वाली गाड़ियां दाखिल नहीं हो पाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसेस को हायर किया जाएगा। मेट्रो और डीटीसी बसों में लोगों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति के लिए डीडीएमए को पत्र लिखा गया है। अभी मेट्रो और डीटीसी बसेस में कोरोना की वजह से सिर्फ बैठकर यात्रा करने की अनुमति है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक तरफ ये फैसला कर रही है जो भी आपने सुना है, दूसरी तरफ इस प्रदूषण को लेकर बहुत सी राजनीति भी हो रही है। सवाल यह है कि क्या राजनीति करने से प्रदूषण कम हो जाएगा? और अगर प्रदूषण पर राजनीति ही करनी है तो फिर पूरे साल क्यों नहीं करते? बंधुगण, आज कोई राजनीतिक पीसी नहीं है। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं है। आज स्वास्थ्य संबंधित पीसी है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट और काम कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं। क्या हम सब मिलकर बिना राजनीति किए प्रदूषण को कम कर सकते हैं? इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए। जब नेता ये कहे कि राजनीति नहीं कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा आए तो थे प्रदूषण पर गैर राजनीतिक ज्ञान देने के लिए, लेकिन अपनी 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राजनीति करते रहे। वो ये बताने आए थे कि कैसे पराली पर बायो डिकम्पोजर डालने का केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रचार किया। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टर है। उसमें से 800 हेक्टर में स्प्रे किया गया है बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों। ये जो बायो डिकम्पोजर है, केमिकल है, उस पे कितना खर्चा हुआ? ये कैप्सूल खरीदा अरविंद केजरीवाल जी ने। कितने में? 40,000 रुपए, ₹40,000। आरटीआई करता था, उसने आरटीआई लिखा डीआईपी को। क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कंपोस्ट के बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए? यदि हां तो इन विज्ञापनों पे खर्चे की राशि क्या है, जरा बताएं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें आरटीआई का जवाब दिया। लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15,36,36,828 रुपए खर्च किया गया। बीजेपी के राजनीतिक आरोपों पर जवाब देने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आए। बोले कि हम प्रचार नहीं, काम करते हैं। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये देख सकते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट और काम कुछ भी नहीं। पब्लिसिटी पे नहीं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। और ग्राउंड पे जब काम करते हैं तो लोगों को बेचैनी होती है। हमने ग्राउंड पर जाकर के छिड़काव किया। उसका जो रिपोर्ट आई वो हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सौंपी पेटिशन। उन्होंने कहा, जो आप कह रहे हो, उन्होंने कहा इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। अब वो उनकी संस्था है, उनकी जल शक्ति की संस्था से हमने ऑडिट कराया। आप पूछो कि ऑडिट वाली संस्था उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है क्या? रिपोर्ट उन्हीं की है, उन्हीं की एजेंसी है, वो रिपोर्ट उन्हीं को सौंप दी गई है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया तो दिल्ली के सीएम की टीम इस डिबेट में यूपी के सीएम को घसीट लाई। गोपाल राय बोले, बीजेपी को आम आदमी पार्टी का बढ़ना हजम नहीं हो रहा। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। इन दो बड़े राजनीतिक दलों का ये वाक युद्ध तो आपने देख लिया। अब जरा इस लड़ाई में पिस रहे उस आम आदमी को भी देख लीजिए जो इस प्रदूषण की वजह से बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुका है। ये तस्वीरें एनसीआर के एक रेस्पिरेटरी आईसीयू की हैं। चंद्र प्रकाश, राहुल और रश्मि जैसे दर्जनों लोग इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं।
प्रदूषण के हमले के बाद इनके फेफड़ों को मशीनों के जरिए सांस देनी पड़ रही है। जब से पॉल्यूशन बढ़ा है, खास करके दिल्ली एनसीआर में स्मोक जब से बढ़ा है, तब से हमारे जो पेशेंट की जो भर्ती की दर है और खास करके इमरजेंसी में और रेस्पिरेटरी आईसीयू में लगभग 25 से 30% बढ़ गई है। हम मानते हैं कि इस समय एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। प्रदूषण की वजह से लोग अपने घरों से इस तरह के आईसीयूज में पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस प्रदूषण को रोकने के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका काम है प्रदूषण रोकने के उपाय खोजना और प्रदूषण फैलाने वालों को पकड़ना। लेकिन जब देश की राजधानी और एनसीआर की इतनी बड़ी आबादी प्रदूषण से जूझ रही हो तो ये बोर्ड क्या कर रहा है, ये जानने के लिए हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात को समझने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से बात करना जरूरी था। हमने इस दफ्तर के कई अफसरों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी हमसे कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के डेटाबेस को खंगालना शुरू किया तो हमें एक चौंकाने वाला दस्तावेज मिला। इसमें ब्यौरा है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 तक कुल 648 शिकायतें अलग अलग एजेंसियों को दर्ज करवाईं और इन एजेंसियों ने केवल 29% शिकायतों पर ही कार्रवाई की और 71% शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा सोचिए, इस इमरजेंसी के हालात में जब खुद सुप्रीम कोर्ट आपकी सांसों को महफूज रखने के लिए सुनवाई कर रहा है, ऐसे वक्त में सरकारी सिस्टम 71% प्रदूषण की शिकायतों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, क्योंकि ये एजेंसियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुन ही नहीं रही। कुछ और आंकड़े देखिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की 87% शिकायतों पर नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। साउथ दिल्ली एमसीडी ने भी 82% शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। सीपीडब्ल्यूडी ने तो 100% शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। नोएडा प्रशासन ने भी 77% मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल यह है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है, क्योंकि प्रदूषण पर पिछले कई सालों से बात हो रही है। हर साल अदालत ऐसे ही केंद्र सरकार, दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों की सरकारों को फटकार लगाती है, पर कुछ दिन बाद मौसम की वजह से हालात सुधर भी जाते हैं और सब कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? भारत चाहे तो चीन से प्रदूषण कम करने के तरीके सीख सकता है और सच में देखिए वहां के बदलाव को। 2008 के ओलंपिक्स चीन की राजधानी बीजिंग में हुए थे। चीन में तब बहुत ज्यादा प्रदूषण था। चीन ने प्रदूषण हटाने के लिए कुछ काम किए। बीजिंग शहर से 3 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हटाए गए, निर्माण कार्यों को रोका गया, सैकड़ों फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को बंद किया गया। इसकी वजह से गेम्स के दौरान बीजिंग की एयर क्वालिटी में बड़ा सुधार देखा गया। वायु की गुणवत्ता 30% तक सुधर गई। लेकिन यह सब बहुत ज्यादा काम नहीं आया। बीजिंग की एयर क्वालिटी फिर से खराब हो गई। फिर जब चीन के शहरों का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में होने लगा तो फिर उसने एक एक्शन प्लान बनाया। वो था प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। चीन ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए, शहरों की फैक्ट्रियों की लोकेशन बदली गई, कृषि अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई हुई। इन सारे कदमों का असर ये हुआ कि उत्तरी चीन के प्रदूषित शहरों की हवा की गुणवत्ता 35% तक सुधर गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने पूरी तरह से प्रदूषण पर काबू पा लिया हो। वहां अभी भी प्रदूषण से 10 लाख लोगों की मौत हर साल होती है। लेकिन पोल्यूशन के खिलाफ चीन की ये लड़ाई भारत को जरूर सीखनी चाहिए। नवंबर आते ही दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने केंद्र सरकार के इस सुझाव को मान लिया कि दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर कोई आदेश देने से पहले कोर्ट 21 नवंबर तक का इंतजार करे, क्योंकि केंद्र का कहना है कि 21 नवंबर के बाद हालात में सुधार हो सकता है। आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारों की जिम्मेदारी ट्रांसफर करने पर असंतोष जताया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, यहाँ 7 स्टार सुविधा में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डालना चाहते हैं। क्या उन्हें पता है कि औसत किसान की जमीन का आकार क्या है? क्या वो खर्च उठा सकते हैं? कोर्ट ने कहा, पंजाब सरकार ये कह रही है कि उसने पराली जलाने वाले किसानों के खेत में पानी छिड़ककर उसे बुझा दिया, लेकिन किसानों की मदद कौन करेगा? उन्हें गेहूं बोने के लिए खेत तैयार करने के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन का समय मिलता है। बेंच ने हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा,
आप कह रहे हैं कि एनसीआर में पड़ने वाले 4 जिलों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि अब वहां गाड़ियां नहीं चल रही हैं? आपने लोगों को उनकी मर्जी से काम करने की छूट दे रखी है। सुनवाई के दौरान केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने दफ्तरों को बंद करने से मना कर दिया। मेहता ने कहा, अगर दिल्ली के चलते केंद्र के दफ्तर बंद किए गए तो यहां सीमित फायदा होगा, लेकिन पूरे देश का अधिक नुकसान होगा। इस पर जजों ने कहा कि हम दफ्तर बंद करने को नहीं कह रहे, लेकिन सरकारी कॉलोनियों में बस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे एक साथ 50 से 60 कर्मचारी और अधिकारी यात्रा कर सकेंगे। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने दलील दी कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से पराली की समस्या को कम बता रही हैं। फिलहाल प्रदूषण में पराली का योगदान 50% है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।